हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 8th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि यूरोप में किस तरह की डिफिकल्टीज थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। हमने जाना कि लोगों के लिए, जो न्यू मिडिल क्लास थी, उनके लिए पॉलिटिकली इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था। पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि सिर्फ मेन जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही वोट दे सकते थे। औरतों के पास वोटिंग राइट नहीं था, ना ही उन मेन के पास जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनके पास भी वोटिंग राइट नहीं था। इकोनॉमिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। जी हाँ, जो व्यापार होता था उसके लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। तो इकोनॉमिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने आपको बताया था कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, हम आपको बताएंगे। तो अब यही बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्सचेंज की डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि करेंसी की प्रॉब्लम थी, वेट्स ऑफ मेजर्स यूनिफॉर्म नहीं थे। ये सारी दिक्कतें उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो ये जो नई कमर्शियल क्लासेस थी, जैसा हमने आपको बताया था, उनके लिए ये कंडीशंस जो थी वो इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल यानी हिंड्रेंस की तरह काम कर रही थी। और इसीलिए वो एक क्या कह रहे थे, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाने के लिए आर्ग्यू कर रहे थे। यानी कि ऐसी यूनिफाइड टेरिटरी जिसमें क्या होना चाहिए, गुड्स, पीपल और कैपिटल का मूवमेंट बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। फ्रेंड्स, सारी टेरिटरीज आपस में जुड़ी हों, ट्रेड यूनियंस हो जिसमें इजीनेस हो ट्रेड करने का, पैसा कमाने का, यही सब चाहते थे। जो कमर्शियल क्लासेस थी, नई उभर के आई थी, वो यही चाहते थे। सो बेसिकली दे वांटेड यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो फ्रेंड्स, 1834 में एक कस्टम्स यूनियन फॉर्म की गई, यानी एक तरह का ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ, एक कस्टम्स यूनियन फॉर्म हुआ जिसमें ग्रुप ऑफ स्टेट्स जुड़े और उन्होंने अग्री किया कि सेम टैक्सेस लगाए जाएंगे, टैक्स बैरियर्स कम किए जाएंगे, मूवमेंट जो है गुड्स का और पीपल कैपिटल सब का थोड़ा इजी किया जाएगा। इस कस्टम्स यूनियन को ज़ोल्वेरिन कहा गया। क्या कहा गया? ज़ोल्वेरिन। ये कस्टम्स यूनियन प्रशिया के इनिशिएटिव पे फॉर्म हुई और इसको ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया, क्योंकि तब जर्मनी तो था नहीं। प्रशिया जो एक हिस्टोरिक जर्मन स्टेट है, उसने ये इनिशिएटिव लिया, ये कस्टम्स यूनियन फॉर्म किया और इसको ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। तो बेसिकली एक ट्रेड यूनियन जो थी वो फॉर्म की गई 1834 में, यानी एक कस्टम्स यूनियन फॉर्म की गई। किस लिए की गई? ताकि गुड्स का मूवमेंट फ्रीली हो सके, अच्छे से हो सके, और कैपिटल का मूवमेंट अच्छे से हो सके। और इस स्मूथ मूवमेंट के लिए क्या क्या किया गया, बताइए। सो फ्रेंड्स, इस यूनियन के अकॉर्डिंग टैरिफ यानी जो टैक्स बैरियर्स थे वो हटा दिए गए। टैरिफ यानी टैक्स जो एक टेरिटरी से बाहर गुड्स ले जाने या टेरिटरी में गुड्स लाने पर लगाया जाता था, जिसके बारे में आपने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा ही था कि एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाने में ही कितने ज्यादा बैरियर्स हुआ करते थे। तो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, टैक्स बैरियर्स हटा दिए गए। टैरिफ बैरियर्स हटाने के साथ साथ करेंसीज के नंबर जो पहले 30 से ज्यादा थे उन्हें रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। पहले अलग अलग करेंसीज यूज किए जाते थे क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स थे। तो 30 प्रकार की करेंसीज हुआ करती थी।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल यूनिट में रुपीस चल रहा है तो दूसरी पॉलिटिकल यूनिट में डॉलर। तो सोचिए इस तरह की 30 प्रकार की करेंसीज यूज होती थी वहां पर, जो रिड्यूस होके अब 2 पर आ गई। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा करेंसीज होंगे, इतने ज्यादा टैक्स बैरियर्स होंगे तो ट्रेड कहाँ से होगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज कहाँ से होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, हिंड्रेंस आएंगी। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम्स यूनियन फॉर्म की गई। उसका नाम क्या था बताइए, कम ऑन, ज़ोल्वेरिन, वेरी गुड। और ज़ोल्वेरिन जो ये कस्टम्स यूनियन फॉर्म हुई, ये किसने इनिशिएटिव लिया था, प्रशिया ने, वेरी गुड, जिसको ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। और इस यूनियन ने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, टैक्स बैरियर्स हटा दिए, साथ ही करेंसीज के नंबर को 30 से 2 पे लाके रख दिया। इसके अलावा और क्या किया ज़ोल्वेरिन ने, इसके अलावा रेलवेज के नेटवर्क ने मोबिलिटी यानी मूवमेंट को इजी बनाया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्पफुल बनाया। यानी रेलवेज का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हुआ, मोबिलिटी यानी जो मूवमेंट होती है लोगों की, गुड्स की, वो बहुत ज्यादा आसान बन गई। साथ ही ज़ोल्वेरिन से क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्पफुल बनाया। यानी इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से अब नेशन के अलग अलग रीजन्स यूनाइटेड हुए, क्योंकि जब टैक्स बैरियर्स हटा दिए गए, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, करेंसीज को 30 से लाके 2 पर रख दिया, साथ ही रेलवेज का नेटवर्क ये स्ट्रॉन्ग हुआ, मोबिलिटी बढ़ी, तो इससे क्या हुआ बताइए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लोगों को अब पैसा कमाने का जरिया मिला, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के सॉल्व हुए। इससे नेशनल यूनिफिकेशन, नेशन में यूनिटी लोगों में बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि जो सारे रीजन्स थे वो अब धीरे धीरे पास आने लगे। तो क्या हुआ, रेलवेज के नेटवर्क ने मोबिलिटी यानी मूवमेंट को इजी बनाया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्पफुल बनाया। यानी इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से अब नेशन के अलग अलग रीजन्स यूनाइटेड हुए। नेटवर्क ऑफ रेलवेज मेड मोबिलिटी इजियर and made economic interests helpful for national unification. Friends, उस टाइम पर ग्रो हो रही वाइड नेशनल सेंटिमेंट्स यानी फीलिंग्स को इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने और स्ट्रॉन्ग बनाया। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको बताया था कि न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी और उन्होंने नेशनल यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म जैसे आइडियाज को सामने रखा। तो इस समय क्या हो रहा था, नेशनल सेंटिमेंट्स, नेशनल फीलिंग्स धीरे धीरे लोगों के अंदर ग्रो हो रही थी, क्योंकि सब चाह रहे थे कि एक नेशन हो, लोग एकजुट होके रहें, इस तरह की फीलिंग सब में थी, ऑटोक्रेसी बंद की जाए। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो अब आने लगी, क्योंकि टैक्स बैरियर्स हटा दिए गए, करेंसीज बहुत कम कर दी गई, लोग और पास आने लगे, रीजन्स आस पास आने लगे। तो जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, मतलब इकोनॉमिक एक्सचेंज में जो बेनिफिशियल चेंजेस आए, उन्होंने नेशनल फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि ज़ोल्वेरिन से स्टेट्स यूनाइटेड हुए, रीजन्स आसपास आए और ज्यादा क्लोज हो गए। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक नेशनलिज्म strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कस्टम्स यूनियन यानी ज़ोल्वेरिन के बारे में, जिसने क्या किया, आइए फिर से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, 1834 में एक कस्टम्स यूनियन या जिसको ज़ोल्वेरिन कहा जाता था वो फॉर्म की गई। ये कस्टम्स यूनियन रशिया के इनिशिएटिव पर फॉर्म हुई और इसको ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। इस यूनियन के अकॉर्डिंग टैरिफ बैरियर्स हटा दिए गए,
करेंसीज के नंबर जो पहले 30 से ज्यादा थे उन्हें 2 कर दिया गया। इसके अलावा रेलवेज के नेटवर्क ने मोबिलिटी को इजी बनाया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन में हेल्पफुल बनाया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। So friends, in 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia. It was joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers. It reduced the number of currencies from over 30 to 2. The network of railways made mobility easier and made economic interests helpful for national unification. So friends, ये तो हमने समझा ज़ोल्वरिन के बारे में। फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट ने अब नेशनल इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि नेशन किस तरह डेवलप कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है और कौन से इकोनॉमिक मेजर्स इस नेशन को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते थे। ये सब इकोनॉमिस्ट ने अब सोचना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंगेन, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। The aim of the Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much by protecting its interests externally as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interests. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट ने लिखा था, इसका मतलब ये कि ज़ोल्वरिन का एम जर्मन्स को इकोनॉमिकली एक नेशन में बांधना है। ये नेशन को मटीरियली यानी ज़ोल्वरिन नेशन को मटीरियली यानी मॉनिटरी वाइज इकोनॉमिकली जितना उसके इंटरेस्ट को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करेगा उतना ही ये इंटरनल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। यानी लिस्ट कह रहे थे कि ज़ोल्वरिन ने जर्मन्स को इकोनॉमिकली एक नेशन में बांधा है और वो ये भी कह रहे थे कि ज़ोल्वरिन नेशन को इकोनॉमिकली तो बेनिफिट कर ही रहा है, एक्सटर्नली बेनिफिट कर रहा है, लेकिन लिस्ट ये भी कह रहे थे कि ज़ोल्वरिन जितना एक्सटर्नली नेशन को इंटरेस्ट दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उतना ही इंटरनल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। यानी ज़ोल्वरिन से जर्मनी एक्सटर्नल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकता है। एक्सटर्नल इंटरेस्ट यानी जर्मनी के जो दूसरे स्टेट्स या नेशंस हैं उनके साथ जो रिलेशंस हैं उनको। फ्रेंड्स, लिस्ट के अकॉर्डिंग ज़ोल्वरिन के थ्रू इंडिविजुअल और प्रोविंशियल इंटरेस्ट को जोड़कर नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाना और रेज करना चाहिए। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब लोगों के इंटरेस्ट, जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, उनके इंटरेस्ट, जो लोग फ्री इकोनॉमिक सिस्टम चाहते थे, लिबरल सिस्टम चाहते थे, और प्रोविंशियल इंटरेस्ट यानी उन सारे प्रोविंसेस का इंटरेस्ट ध्यान में रखना जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग ज़ोल्वरिन के थ्रू इंडिविजुअल और प्रोविंशियल इंटरेस्ट को जोड़कर नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाना और रेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, जर्मन लोग ये रियलाइज कर चुके हैं, ऐसा लिस्ट कहते थे कि जर्मन लोग ये रियलाइज कर चुके हैं कि एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जहां पे गुड्स, कैपिटल और लोगों के मूवमेंट पर रोक टोक ना हो, वो सिस्टम ही नेशनल फीलिंग बनाने का एक तरीका है। तो ये था लिस्ट का कहना ज़ोल्वरिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉड्यूल।
ज़ोल्वेरिन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से समझा ना आपने ये मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।